बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम किरचॉफ रूल्स को स्टडी करेंगे। किरचॉफ रूल्स किसी भी सर्किट के अंदर जब कोई करंट फ्लो करता है तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करता है, कितनी पावर उसके ऊपर डिसिपेट हो रही है, इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो किरचॉफ के दो रूल्स हैं बेसिकली, जिन्हें आप किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ्स सेकंड रूल कहते हैं। जो किरचॉफ का पहला रूल है ये करंट के बारे में है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस करता है। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद जो सेकंड रूल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। तो पहले हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल देख लेते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट रूल में हमें ये कहा जाता है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी अगर एक पॉइंट हो किसी सर्किट में, लेट अस सपोज ये एक पॉइंट हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की तरफ जितना करंट आ रहा है उस सारे करंट को आप जमा कर लें और इस पॉइंट से अवे जितना करंट जा रहा है उन सारे करंट्स को भी आप जमा कर लें। तो इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स का सम बराबर होगा उस सम के, उस करंट के सम के जो इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। मींस इस पॉइंट की तरफ अगर I1 और I2 करंट्स आ रहे हैं तो इनको जमा करें तो करंट बनता है I1 प्लस I2, और इस पॉइंट से अवे जो करंट्स जा रहे हैं वो I3 और I4 हैं। यानी अवे जाने वाले करंट्स का सम I3 प्लस I4 है। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इसको अगर हम ये कहें कि अगर इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स को अगर आप पॉजिटिव लें और अवे जाने वाले करंट्स को आप नेगेटिव लें तो सबको जमा करने से आपके पास नेट आंसर ज़ीरो आता है। यानी इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स इस पॉइंट से अवे जाने वाले करंट्स के अगर बराबर हैं तो इसकी तरफ आने वाले करंट्स जो यहाँ से आ रहे हैं इनको आप जमा करें और अवे जाने वाले करंट्स को भी जमा करें। जब इन सबको आपस में आप जमा करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। आने वाले करंट्स को पॉजिटिव लिया जाता है और अवे जाने वाले करंट्स को नेगेटिव लिया जाता है। लाइक दिस कि अगर आप ये लिखें कि I1 प्लस I2, इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स I1 और I2 हैं, इनको आप जमा कर लें, और अवे जाने वाले I3 और I4 हैं, इनको आप नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो ये अवे जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव हैं। इन सब को जब आप जमा करेंगे आपस में तो आपका नेट आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब हम ये करते हैं कि अगर I3 और I4 को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर लें राइट साइड पर, तो आपके पास आएगा I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। यानी इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट्स I1 प्लस I2 हैं और अवे जाने वाले करंट्स I3 प्लस I4 हैं। तो ये आपस में बराबर हैं सम्स। तो इसका लॉ का जो बेस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इस पॉइंट की तरफ एक सेकंड में जितना करंट आ रहा है, जितना चार्ज आ रहा है, उसको आप करंट कहेंगे कि करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में इस पॉइंट की तरफ जितना चार्ज आ रहा है वो करंट है, और अगर इसकी तरफ आने वाले करंट्स का सम अवे जाने वाले करंट्स के सम के बराबर है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट की तरफ जितना चार्ज एक सेकंड में आ रहा है उससे अवे भी उतना ही चार्ज एक सेकंड में जा रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है कि चार्ज भी हमेशा कंजर्व रहता है। एक पॉइंट की तरफ जितना चार्ज आ रहा होता है सर्किट में उससे अवे भी उतना ही चार्ज आ रहा होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि चार्ज न कभी पैदा किया जा सकता है और ना उसको
आप फना कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट की तरफ लेट अस सपोज 10 कूलम चार्ज आ रहा है यहाँ से, तो अवे भी 10 कूलम ही जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इसकी तरफ तो 10 कूलम आ रहा है लेकिन अवे 11 कूलम्स जाना शुरू हो जाए या 9 कूलम्स जाना शुरू हो जाए, 1 कूलम कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब हम किरचॉफ्स सेकंड रूल को देखते हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल हमें क्या कहता है। तो ये रूल हमें कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज्ड सर्किट इज़ ज़ीरो। कि एक सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं उन सब का सम ज़ीरो होता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक सर्किट एज्यूम करते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें दो बैटरीज़ हैं, एक E1 है, उसकी EMF E1 है, दूसरी बैटरी की E2 है। दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2 जो इसी सर्किट में ये चारों चीज़ें सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं। अब हम ये भी सपोज़ करते हैं कि E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, यानी ये बैटरी ज़्यादा EMF रखती है या ज़्यादा वोल्टेज की है एज़ कम्पेयर टू E2। अब देखें इसकी पॉजिटिव साइड, यानी ये बैटरी करंट को सर्किट में इस तरह से मूव कराना चाहती है, जबकि ये वाली बैटरी E2 करंट को इस तरह से मूव कराना चाहती है। लेकिन क्योंकि E1 बड़ी है और E2 छोटी है, तो E1 जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर उसके लिहाज से करंट आपके पास फ्लो करेगा। लेट अस सपोज ये बैटरी अगर 5 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करना चाह रही है इन दिस डायरेक्शन, और ये बैटरी 7 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करना चाह रही है इन दिस डायरेक्शन, तो इस 7 एम्पेयर में से ये वाले 5 पहले कैंसिल होंगे और रिमेनिंग 2 एम्पेयर जो ये होंगे ये इस सर्किट में फ़्लो करना शुरू कर देंगे। तो अब अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इस बैटरी की EMF E1 है या पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, इसका E2 है, जो इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो IR1 होगा, और इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो IR2 हो जाएगा। तो आप इन सब को जब जमा करेंगे तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। लेकिन इसको स्टडी करने के लिए पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि लेट अस सपोज एक चार्ज डेल्टा क्यू है जो पॉजिटिव है और इस सर्किट में इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। अगर ये डेल्टा क्यू इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे मौजूद है, तो ये क्योंकि सोर्स है और चार्ज को फ़्लो कराने में हेल्प कर रही है, तो ये बैटरी इस चार्ज डेल्टा क्यू को एनर्जी देती है कि वो इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए और यहाँ से फ़्लो करता हुआ दोबारा लोअर पोटेंशियल पर आ जाए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ से लोअर की तरफ आता है। ये बैटरी फिर इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और हायर पोटेंशियल पर ले जाती है, और ये पॉजिटिव डेल्टा क्यू चार्ज अगेन लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। रास्ते में इन 3 जगहों पर अपनी एनर्जी को ज़ाया करता है, और जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है तो इसकी एनर्जी फिर से ज़ीरो हो चुकी होती है। यहाँ से बैटरी फिर एनर्जी देती है और पॉजिटिव टर्मिनल पे डेल्टा क्यू को ले जाती है, और अगेन वही एनर्जी रास्ते में डिसिपेट करते हुए जब लोअर पोटेंशियल पर पहुँचता है चार्ज तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है। ये आपने बात EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक के अंदर भी देखी थी। तो अब यहाँ से ये बैटरी चार्ज को एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रही है वो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है वो E1 है। तो ये बैटरी चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, चार्ज है डेल्टा Q और वोल्टेज है E1, तो डेल्टा Q इंटू E1 वो एनर्जी है जो ये बैटरी डेल्टा Q चार्ज को प्रोवाइड करती है। अब ये यहाँ से आता है और यहाँ पर वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1 है, तो ये कितनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है यहाँ पर रजिस्टर, इस वोल्टेज को ये IR1 को आप डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस। अब ये क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही है तो उसको नेगेटिव में लिया जाएगा। ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है
लेकिन इसलिए इसको हमने पॉजिटिव लिया है, जबकि यहाँ पर एनर्जी ज़ाया हो रही है इसीलिए इसको नेगेटिव लिया है। अगेन इस बैटरी पे अगर आएँ तो EMF E2 है और ये भी एनर्जी को ज़ाया कर रही है। देखें, ये बैटरी अगर अकेली होती तो मैंने शुरू में कहा था लेट अस सपोज ये 7 एम्पेयर का करंट चलाना चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन इसकी वजह से चार्ज को रेजिस्टेंस मिल रही है, रुकावट मिल रही है, तो इसकी एनर्जी इस बैटरी के अगेंस्ट चार्ज को मूव कराने में ज़ाया हो रही है रास्ते में। तो ये जो एनर्जी ज़ाया करेगा वो भी चार्ज इंटू वोल्टेज से पता चलेगी, डेल्टा Q इंटू E2 या E2 इंटू डेल्टा Q, और नेगेटिव साइन साथ में आ गया कि ये एनर्जी ज़ाया हो रही है। अब हम अगर डेल्टा Q मूव करता हुआ जब R2 पे पहुंचेगा तो इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज है I इंटू R2, तो आप उसको भी डेल्टा Q से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -IR2 इंटू डेल्टा Q। तो यहाँ पर जब चार्ज पहुँचेगा तो एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है सेकंड रूल, वो ये है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि ये बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो ज़्यादा हो और यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन टोटल में कम हो, तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ पर जाएगी, जबकि डेल्टा Q यहाँ पर जब पहुँचता है तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि ये बैटरी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो बराबर है उस एनर्जी के जो इन 3 लोकेशंस पर डिसिपेट हो रही है। या ऐसे नहीं हो सकता कि ये कम एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट हो रही हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। अब अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो ये इक्वेशन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनती है कि ये जो एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ दीज टू या दीज थ्री, यानी E1 डेल्टा Q माइनस IR1 डेल्टा Q माइनस E2 डेल्टा Q माइनस IR2 डेल्टा Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये प्रोवाइडेड एनर्जी है और ये टोटल तीनों ये जो टर्म्स हैं ये डिसिपेटेड एनर्जीज़ हैं, तो इन सब का सम ज़ीरो आएगा। अब अगर आप ये तो एनर्जीज़ के हिसाब से हमने लिखा, डेल्टा Q सब टर्म्स में कॉमन आ रहा है और उसको कॉमन लेके आप यहाँ पर डिवाइड करें तो ये डेल्टा Q ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जो चीज़ बचेगी दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, और ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस इन दी सर्किट आ गए हैं। इन सब का सम आपके पास ज़ीरो आ जाता है और ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल की मैथमेटिकल फॉर्म बनती है। अब इन दो रूल्स का फ़ायदा ये है कि इनकी मदद से आप किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी रेजिस्टेंस पर कितनी वोल्टेज है, कितनी एनर्जी ज़ाया हो रही है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है हर रेजिस्टेंस में से, और कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, वो आप किरचॉफ सेकंड रूल और फर्स्ट रूल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो आपको एक सिंपल सा सर्किट नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे सर्किट्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे रूट्स करंट के हो जाते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिनमें करंट फ्लो करता है। तो उस सर्किट के एनालिसिस को आप मैश एनालिसिस कहते हैं, यानी वहाँ पर एक मैश क्रिएट हो जाता है। एक जब तारें बहुत सारी वायर्स निकलती हैं और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फ़्लो करता है तो वो बिल्कुल एक जाल की तरह महसूस होता है जिसमें आम तरीके से आप करंट को और एनर्जी लॉसेस को मालूम नहीं कर सकते। उसको यूज़ करने के लिए आप किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल्स का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आप उस सर्किट को सॉल्व करते हैं और हर ब्रांच के करंट को ईज़िली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल भी मौजूद है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।